हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो हम इसको याद करेंगे और इसको लास्ट में हम आपके लिए एक क्वेश्चन भी पूछे हैं जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आप इसका आंसर बताइए, पहले सोचिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो जो इन चारों में जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा चीन से लगी हुई है, क्योंकि जो चीन का जो तिब्बत वाला भाग है उससे ये जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पर अरुणाचल प्रदेश। इसको याद करने का तरीका ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है तिब्बत से लगा हुआ है और तिब्बत का ही पार्ट है, और कभी कभी चीन इस पर अपना दावा भी करता है। तो जो इसका जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश का लगता है चीन से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? हमारी जो देश की जनगणना होती है वो कितने वर्ष के पश्चात होती है? ऑप्शन है 10, 5, 3, 25। तो जो राष्ट्रीय जनगणना होती है वो इंडिया में 10 वर्ष के बाद होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए पर 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है या क्या है, किस राज्य में है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जो किसी और क्वेश्चन के लिए फेमस है, पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं ये किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम और इनमें से कोई नहीं। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम में है। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा आपका सी पार्ट। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि इंडिया में एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो वो भी उसका भी आंसर होता असम, क्योंकि असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उसमें एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि एक सींग वाले गेंडा कहाँ पाया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे हम, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, बाढ़ नियंत्रण से, दूध का आयात से, डेयरी विकास से। तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका डेयरी विकास से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पर डेयरी विकास। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? धान की जो खेती होती है सबसे अच्छा धान किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो आपके ऑप्शन है सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो जो धान खेती होती है उसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? कौन सा भारत ऐसा शहर है कि जो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल और लखनऊ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका भोपाल। जो भोपाल है वो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम है आर वेंकटमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और जयंत नार्लिकर। तो ये भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर संबंधित है। जो राणा प्रताप सागर एक बांध है ये किससे संबंधित है? यहाँ से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, बिजली बनती है। तो ये किस प्रकार का बिजली बनता है ये पूछ रहा है। सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से और जल विद्युत से। तो जो राणा प्रताप सागर है वो जल विद्युत, उससे उस बांध से जल विद्युत बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पर जल विद्युत। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि
पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? डेट पूछता है, उस एक जिस दिन को होती है उसका एक नाम भी होता है। पहले में क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे उसके बारे में डिटेल देखेंगे हम। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई की होती है, तो इसको हम याद रखेंगे, 4 जुलाई। याद करने का हम ट्रिक ये लिख सकते हैं कि जो पृथ्वी और सूर्य होता है, तो जो जो दिन जो गर्मी होता है मतलब जुलाई में होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम रिलेट कर सके पढ़ लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? अगला पहला क्वेश्चन था कि अधिकतम दूरी कब होती है, और अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम दूरी। तो जो अधिकतम दूरी होती है वो तो 4 जुलाई को होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई। और जो न्यूनतम दूरी होती है उसको भी याद रखेंगे हम, वो होता है 3 जनवरी को। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि देखते हैं कि क्या होता है कि जो गर्मी का दिन है जुलाई जून जुलाई में, मई जून जुलाई, उसमें बड़ा दिन होता है, क्योंकि गर्मी में जो दिन होता है वो बड़ा होता है। तो याद करने का ट्रिक ये है कि हम याद कर सकते हैं कि जो इसमें जो भी होगा जुलाई होगा, और जुलाई का जो होगा स्टार्टिंग में ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बड़ा दिन स्टार्ट होने लगता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को याद करने के लिए हम क्या याद रखेंगे कि ये याद करेंगे कि जुलाई में होता है, मतलब गर्मी वाले महीने में होता है। तो सितंबर जनवरी तो ऐसे ही कट गया, सितंबर जनवरी नहीं होगा। अब इसमें 2 ऑप्शन दिए, जुलाई जुलाई, तो जो सबसे पहला वाला जुलाई होगा, स्टार्टिंग वाला जुलाई होगा, उसी को होता है, तो 4 जुलाई हो गया। अब न्यूनतम दूरी कब होता है? ये होता है आपको ठंडी में। तो ठंडी में क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं ठंडी में। तो ठंडी में दिन छोटा है तो होता है, तो क्या है, ये 3 जनवरी है, ये 3 जुलाई है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया है जुलाई जुलाई और सितंबर, तो जाहिर सी बात है जुलाई भी ठंडी नहीं है, ये ऑप्शन तो ये ऐसे ही कट गए। सितंबर भी ठंडी नहीं है, तो वही ऑप्शन होगा जो जनवरी हो और स्टार्टिंग का हो। एक दूसरे में एक दिन का डिफरेंस है न्यूनतम और अधिकतम दूरी में। तो इसको हम आंसर इसका याद करेंगे कि जनवरी होता है, तो जनवरी में ऑप्शन एक ही है, तो इसका ऑप्शन में बी पार्ट हो जाएगा। ये याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके बारे में, सूर्य और चंद्र के बारे में, आइए इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, जो पृथ्वी है वो ग्रह है। पृथ्वी और उसकी गति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। 2 तरह की गति होती है। जो घूर्णन को हम दैनिक गति भी बोलते हैं, जो कि दैनिक जो पृथ्वी अपने आप घूमती रहती है उसको हम दैनिक गति कहते हैं। अब परिक्रमण जिसको रिवोल्यूशन को वार्षिक गति कहते हैं। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ये याद रखेंगे। अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इसको याद रखेंगे, तरीका ये है कि पृथ्वी जो हमारा सूर्य निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। तो सूर्य हमारा कहाँ से निकलता है? पूरब से। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से। तो इसको याद रखने का ये हम टिक समझ सकते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे ही पृथ्वी की दैनिक गति बोलते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। तो जो एक घूर्णन पूरा करने में जो समय लगता है वही एक दिन के बराबर होता है, जिसको हम 24 घंटा बोलते हैं। तो एग्जैक्ट में कैसे कितना होता है वो? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय होता है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी की दैनिक गति किस रीजन से होती है, वार्षिक गति से, दैनिक गति से, परिक्रमण से। तो इसको याद रखेंगे हम, जो पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य और चंद्र की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 गतियां हमने बताए थे ऊपर, एक होती है घूर्णन और परिक्रमण। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है उसको हम दैनिक गति बोलते हैं। और पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 4 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड में पूरा करती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 साल का समय होता है, इसी से वार्षिक साल होता है। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से ही मौसम बदलते हैं। ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके लिए है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की जो वार्षिक मतलब पृथ्वी में जो मौसम चेंज होता है
वो किस रीजन से होता है, वार्षिक गति से होता है, दैनिक गति से होता है, और भी ऑप्शन 4 दिए रहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे हम कि पृथ्वी पर जो मौसम में बदलते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, कभी बारिश होता है, कभी मतलब चार चार जो बारिश होता है, धूप होता है, ठंड होती है, गर्म होती है, तो वो होती है पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। इसको याद रखेंगे हम। और पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितना झुकी हुई है, कितना अंश पर झुकी हुई है। तो 66.5 यानी 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति की वजह से ही बसंत, गर्मी, ठंड, बरसात ऋतुएं होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर धुरी पर झुकी हुई है और जो परिक्रमण गति होता है उसी की वजह से इस बसंत, गर्मी, ठंड और बरसात ये ऋतुएं होती हैं। अगला पॉइंट है, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर बोलते हैं। ओ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही मैं बताना चाह रहा था। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच बहुत न्यूनतम दूरी होती है, पास होती है मतलब उनके बीच में न्यूनतम दूरी होती है, तो उसको हम उपसौर बोलते हैं। उपसौर, ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि उपसौर क्या होती है। तो उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो होता है न्यूनतम दूरी होता है, जो कब होता है, अभी हम ऊपर पढ़े थे कि ये न्यूनतम दूरी कब होता है, ये ठंड के मौसम में होता है। जब भी होता है तो 3 जनवरी को होता है। तो याद रखेंगे हम 3 जनवरी। और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी की होती है और इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है जब न्यूनतम दूरी होता है। इसको भी याद रखेंगे हम, ये भी फैक्ट है, पूछ सकता है। अब अगला पॉइंट है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो ये अपसौर कहलाता है। देखिए ऊपर उपसौर है, अपसौर थोड़ा सा का अंतर है, ये पूछता है। तो अब एक क्वेश्चन पूछता है कि उपसौर किस डेट को होता है, अपसौर किस डेट को होता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है मीन्स 4 जुलाई, जो 4 जुलाई है उस दिन को हम बोलते हैं अपसौर। तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि अपसौर है वो गर्मी में होता है, अधिकतम दूरी गर्मी में होता है, तो गर्मी में होगा, वो जुलाई में होता है 4 जुलाई को। दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछता है इसी से कि अब हम इसमें एक ट्रिक मैंने जो बनाया था, इसको याद कैसे रखेंगे, कैसे, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि 4 जुलाई को उपसौर होता है कि अपसौर होता है, और 3 जनवरी को क्या होता है, मतलब दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। डेट तो याद रहता है लेकिन किसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं कि अपसौर कहते हैं। तो हम याद ये रखेंगे कि जो उपसौर है इसमें देखिए आपका, इसमें कम कम शब्द हैं, मतलब उपसौर। और जो अपसौर है इसमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ऊ और अ में थोड़ा सा एक मंत्रा भी है बड़ा सा बीच में ऐसे है। तो मतलब अपसौर जो है बड़ा है और उपसौर है छोटा, थोड़ा सा इसके शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो बड़ा है मतलब कि उनके पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होगी। मीन्स ये देखिए अपसौर में क्या है, बड़ा है, बड़ा शब्द लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, उपसौर में छोटा है। तो याद करने की ट्रिक ये है कि जिस शब्द में बड़ा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा मीन्स उस टाइम पे, उस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होगी, और जिस शब्द थोड़ा छोटा दिखेगा मीन्स उस शब्द में, उस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो हम याद रखेंगे कि उपसौर के केस में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होता है, अपसौर के केस में क्या होता है, अधिकतम दूरी होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं भी जब तैयारी करता था तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता था। तो दो ट्रिक याद रखें कि उपसौर में क्या होता है, अपसौर में क्या होता है, और किस डेट को होता है। जो उपसौर होता है वो उसमें क्या होगा कि छोटा है तो न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी मतलब हमारा न्यूनतम जो समय कब होता है, दिन, गर्मी में, ठंडी में होता है। तो ठंडी में हम 3 जनवरी याद रखेंगे। और जो अधिकतम दूरी है उसको हम अपसौर बोलते हैं। वो कब होता है, गर्मी में। तो गर्मी में कब होता है, जुलाई याद रखेंगे हम 4 जुलाई को। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ देता है, ये सबको याद नहीं रहता है कि उपसौर अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, जिसको हम एप्साइड रेखा कहते हैं। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको बोलते हैं हम एप्साइड रेखा। और ये अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ महत्वपूर्ण
फैक्ट थे। फैक्ट क्या थे, हर एक लाइन एक क्वेश्चन था। ये भी पूछता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना किलोमीटर होती है। इसमें ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है 14.70 किलोमीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वेरी कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो गायत्री मंत्र है वो किस ऑप्शन हमारे कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, ऋग्वेद। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी कोई भी भाषा होती है उसकी एक अपनी लिपि होती है, तो वो पूछ रहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। इसके ऑप्शन है पर्शियन, रोमन, देवनागरी, पाली। तो जो हिंदी है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, उसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, पाली। जैसे कि जो पंजाबी भाषा है वो उसकी जो लिपि होती है गुरमुखी होती है, पाली होता है, ब्राह्मी होता है, ये सब लिपि होती है लिखने का, भाषा लिखने की लिपि होती है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका, नो सॉरी गलत टिक हो गया, इसका ऑप्शन होगा आपका देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वो गलत टिक हो गया था, तो इसका ऑप्शन होगा सी पार्ट। अगला है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जो ब्राह्मी लिपि था इसको एक्सप्लेन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, जॉन एक फिलिप ने, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्राह्मी लिपि थी उसको सबसे पहले स्पष्ट या इसका एक्सप्लेनेशन दिया था जॉन प्रिंसेप ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 21 मार्च को, 28 फरवरी को और 23 मार्च को। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान है, जो नेशनल साइंस डे है, वो कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो इसको याद रखेंगे हम, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? नेशनल प्ले राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन दिवस को मनाया जाता है? तो 29 मार्च को, 29 अगस्त को, 20 सितंबर को, 2 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा, इसका ऑप्शन देखते हैं, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेंगे, 29 अगस्त, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, टेट, सुपर टेट, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 1 फरवरी को, 12 मार्च को और 15 अगस्त को। तो ये भी पूछता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वो उसको हम 9 जनवरी को मनाते हैं, तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, 9 जनवरी। लेकिन ये अक्सर पूछ लेता है कि ये कब से मनाया जाता है, कैसे मनाते हैं। जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो वो जो 9 जनवरी को लौट कर आए थे, तो उसी उपलक्ष्य में हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, 9 जनवरी। अगला क्वेश्चन है बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाल दिवस है, चिल्ड्रन डे है, 21 महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो सबको मालूम होगा, बाल दिवस जो होता है वो चिल्ड्रन डे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में, डॉक्टर दिवस के रूप में। तो जो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, शिक्षक दिवस, टीचर डे। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है
बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर किसी को मालूम नहीं रहता है ये क्या होता है। तो बीटिंग द रिट्रीट जो होती है एक सेरेमनी होती है, वो किससे संबंधित है? मजदूर दिवस से, गणतंत्र दिवस से, स्वतंत्रता दिवस से और शहीद दिवस से। तो बीटिंग द जो रिट्रीट सेरेमनी होती है वो होती है गणतंत्रता दिवस से। ये स्वतंत्रता दिवस नहीं होता, गणतंत्रता दिवस तो होता है, क्या होता है 26 जनवरी के बाद ये दिल्ली में ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाया जाता है। तो ये क्या होता है कि गणतंत्र दिवस के बाद होता है, 15 अगस्त के बाद नहीं होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट, गणतंत्र दिवस। किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद। तो ये आप बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, इंडियन यूथ डे के रूप में हम स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंडिया में भारतीय खिलाड़ी कौन सा है जिसके उपलक्ष्य में, जिसके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है रूप सिंह, जयपाल, मेजर ध्यानचंद और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो कोई गेस करके बता सकता है, क्योंकि जो हॉकी की जादूगर, जिन्हें बोला जाता है हॉकी का जादूगर, किसे बोला जाता है ये भी पूछ सकता है। तो सबको मालूम ही होगा, मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के जादूगर थे, हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे। उन्हीं के उपलक्ष्य के रूप में हम इंडिया में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, मेजर ध्यानचंद। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? मीन्स विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया। तो ये इसका ऑप्शन दो ही हो सकता है, या तो चीन हो सकता है या भारत हो सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है? भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा डाक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, भारत, इंडिया। ग्रीन चैनल है ये, ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा है, आकाशवाणी चैनल है, दूरदर्शन चैनल है, टेलीफोन सेवा है। जो ग्रीन चैनल है ये एक तरह का डाक सेवा है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, डाक सेवा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है? जो भद्राचल में, चिदम्बरम में, हम्पी में, इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। तो जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो होता है आपका हम्पी, हम्पी में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, हम्पी। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। जो भारत की जनता थे उसको हिंदू के रूप में सर्वप्रथम किसने किया था? अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने और चीनियों ने। तो सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग इंडियन लोगों के लिए अरबों ने किया था। अभी भी कहते हैं वहाँ पर, जो साउथ की कंट्री हैं वहाँ अभी भी हिंदू लोगों को, जो इंडिया से लोग जाते हैं उनको हिंदू बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, कोई भी किसी भी जात का हो, जब वहाँ जाता है तो उसको हिंदुस्तान की वजह से उसको हिंदू ही बोलते थे। सर्वप्रथम अरबों ने ही हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, अरबों ने। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो पूछता है कि किस शहर में कहाँ स्थित है? सिंध ऑप्शन है इसके, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। तो जो मोहनजोदड़ो जगह हैं जहाँ ये पाषाण काल के समय में, खुदाई में के समय में अवशेष मिले थे, वो है सिंध प्रांत में, जो अभी तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत। इसका हो गया आंसर ए पार्ट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो स्टार्ट की थी वो कौन से जगह से स्टार्ट की थी? तो दांडी है, ऑप्शन है इसके दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ देता है एग्जाम में, अक्सर लोगों को याद भी रहता है, क्योंकि पहला इनका सत्याग्रह था। तो ये जो था चंपारण है, बिहार में है, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, चंपारण। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, ये तो ऊपर बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का
पूर्ण रूप क्या है, ये पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि आजकल जो बैंकिंग है वो सब इंटरनेट बैंकिंग हो गया है। तो जो बैंकिंग में होता है, हर बैंक के पास एक सीबीएस सिस्टम होता है, सीबीएस। तो वो पूछ रहा है कि सी का फुल फॉर्म क्या है। इसके ऑप्शन है कोर, कॉन्टिनेंट, कंप्लीट, क्रेडिट। पहले तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। सीबीएस का मतलब होता है, यहाँ पर सी का मतलब कोर होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, कोर। बट इसका फुल फॉर्म भी हम देख ही लेते हैं। सीबीएस, सीबीएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंकिंग। अच्छा, नीचे मैंने दिया है, यहाँ पर ऑप्शन हो गया ए। और सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर बैंकिंग सोल्यूशन या कोर बैंकिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं हम। तो सीबीएस का फुल फॉर्म हो गया आपका कोर बैंकिंग सोल्यूशन या सिस्टम। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें सी का मतलब क्या हुआ, कोर। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ए पार्ट। अगला भी है, शॉर्ट फॉर्म है। कैट का पूर्ण रूप क्या है, कैट का फुल फॉर्म क्या है जैसे। तो ऑप्शन है इसके कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कॉल ऑल डिजाइन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ देता है। ये कैट जो होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होती है। तो कैट का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका सी पार्ट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो कैड होता है ये एक तरह का, ये कंप्यूटर पर होता है, एक कोर्स होता है जिसमें हम डिजाइन करते हैं कंप्यूटर पर वर्चुअली। जैसे कि जितने भी कार्स होते हैं, जितने भी ये व्हीकल्स हैं, इनकी जो डिजाइनिंग होती है ये कैड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होती है, ये मैकेनिकल में यूज होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है OMR का पूर्ण रूप क्या है। ये तो आजकल सबको मालूम होगा, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम होते हैं वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो होता है OMR शीट पे। तो OMR का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इसके ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर और इनमें से कोई नहीं। तो जो OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा आपका बी पार्ट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो OMR ही OMR जो OMR सीट होता है, आजकल जो जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं मतलब जो वो गोला करने वाले एग्ज़ाम होते हैं, जो पहले होते थे, अब तो कम हो रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब OMR सीट वाले एग्ज़ाम, क्योंकि अब तो ऑनलाइन ही हो जाता है, तो उसमें गोला वोला करना नहीं होता है। लेकिन पहले अभी भी कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो लिखित पे होते हैं, जो OMR सीट पे होते हैं। तो वो जो OMR सीट मिलता है जिसमें हम लोग गोला करते हैं, उसी को बोलते हैं OMR सीट। और उसको जो रीड करने का, जो उसका आंसर निकालने का जो तरीका है, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। कंप्यूटर में हम डाल देते हैं, वो आपका आंसर बता देता है कितने सही है कितना गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। OCR का पूर्ण रूप क्या है, OCR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्टिकल ऑप्शन है इसके ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑनलाइन कंप्यूटर रीडर, ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्टिकल कंट्रोलर रीडर। हिंदी में भी है, इंग्लिश में मैंने दे दिया है। तो OCR का फुल फॉर्म होता है आपका ऑन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका ऑप्शन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन ही। अब लास्ट में क्या है, आपके लिए एक प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं उसको लास्ट में रखता हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। जो जितने ग्रह हैं सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो उसमें कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, बुध और मंगल। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को, इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करना है। इसको मैं देखूंगा कितने लोग कितने लोग सही करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना है, फिर कल मिलते हैं। और एक कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, जो कल का प्रश्न था कि कौन सा जो वेद है वो आधा गद्य आधा पद में होता है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने पूछा था, आप देख सकते हैं। तो उसका ऑप्शन आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं था, तो उसका जो आंसर है
वो होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद होता है वो आधा गद में होता है और आधा पद में होता है, तो उसको भी हम देख लेंगे, याद कर लेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।